स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और फिर चुनाव आयोग पर जम करके हमला बोला है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव को लेकर के सवाल कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी एक दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जहाँ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को सत्ता विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि बीजेपी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता और वो एक ऐसी लौती पार्टी भी है। जहां उन्होंने कहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम नहीं थी, फिर भी पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग करता था। अब महीनों वोटिंग चलती है, क्यों अलग अलग दिन वोटिंग की जाती है। जब वहाँ पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पर कुछ और दिखाते हैं, जैसे कि हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश चुनाव में देखा गया, या और फिर अचानक रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। हमारा सर्वे भी काफी मजबूत रहता है, लेकिन उसका नतीजा भी अलग ही दिखता है। या सर्वे में जो भी दिखता है रिजल्ट उसके विपरीत आ जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में बहुत ज्यादा नए वोटर जुड़ गए हैं। ये 5 सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी वजह से हमें शक हुआ। विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन हार गया, लेकिन लोकसभा में हम जीत गए। हमें शक है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है। 1 करोड़ नए वोटर अचानक कहां से आ गए। हमने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी है, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। जहाँ इस बार 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी आएंगे। जहाँ उनके आगमन की तैयारी जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ गया जी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ आईजीडीएम और फिर एसएसपी की भी मौजूदगी रही है। जहाँ इस बार भी पीएम मोदी बिहार को कई सौगात दे सकते हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम को लेकर के अब तक गया जी में जगह फिक्स नहीं किया गया है। अभी कार्यक्रम स्थल के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। जब पीएम मोदी गया जी में भव्य रैली भी कर सकते हैं। दरअसल गया जी के गांधी मैदान, बेलागंज और फिर बोध गया में पीएम नरेंद्र मोदी की भव्य रैली हो सकती है। हालांकि कुछ दिन के बाद ही जगह फिक्स किया जाएगा। वहीं पर जानकारी के मुताबिक गया जी में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए सरकार के कई नेता मौजूद रहेंगे। जब दूसरी तरफ अब पीएम मोदी के गया दौरे से भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस दौरान पीएम मोदी जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, लेकिन क्या क्या तोहफे देंगे, इस पर भी नजरें टिकी हुई है। वहीं पर बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के हो रहे ताबड़तोड़ बिहार दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। जहां जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 करीब आ रहा है, बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। जहाँ हर दल में टिकट की जुगाड़ तेज हो गई है और फिर जिन्हें अपनी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद कम लग रही है, वो अब दूसरी पार्टी की राह पकड़ रहे हैं। जिन नेताओं की निष्ठा अब विचारधारा से नहीं बल्कि टिकट और फिर जीत की संभावना से जुड़ी दिख रही है। अब बिहार की राजनीति में अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है कि चुनाव से पहले नेता पार्टी बदल दे। आज जो नेता एक पार्टी के झंडे तले भाषण दे रहे हैं, कल वे किसी दूसरी पार्टी के मंच से वोट मांगते दिख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है टिकट की गैर गारंटी। जब किसी नेता को लगता है कि उनकी पार्टी से टिकट मिलना मुश्किल है, तो फिर वह सीधे प्लान बी यानी कि दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। वहीं पर बीते कुछ हफ्तों में कई नामी नेता पार्टी बदल चुके हैं, जिनमें पूर्व विधायक, मंत्री और फिर वरिष्ठ नेता शामिल है। दोस्तों एसआईआर के विरोध में 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। जहां बिहार में महागठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान होने जा रहा है। दरअसल बात है कि बिहार में एसआईआर के विरोध बिहार में 17 अगस्त से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा रोहतास से शुरू होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम बड़े नेता यात्रा में शामिल होंगे। जहाँ ये यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होकर के पटना में संपन्न होगी। यात्रा को लेकर के बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा का मकसद उन लाखों में मतदाताओं की पहचान और फिर
सहायता करना है जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, जो हमारे नेता राहुल गांधी की पूर्व आशंका को सही साबित करता है। उन्होंने कहा है कि वोट अधिकार यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की भी आवाज होगी। जब पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता और फिर कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे, जल्द रूट चार्ट जारी किया जाएगा। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार महागठबंधन की ये यात्रा 30 से अधिक जिलों से होकर के गुजर सकती है। इस दौरान पद यात्रा के अलावा जनसभा भी होगी। यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेता बिहार में किए गए SIR की कमियां गिनाएंगे। इंडिया गठबंधन की 10 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा को पूर्व निर्धारित किया गया है। पहले यात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है, अब 17 अगस्त कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के 20 जिलों में अगले 48 घंटे में भयंकर बारिश होगी। जी आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार को लेकर के जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया है कि बिहार के सभी जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जहां उत्तरी जिलों में भयंकर बारिश तो फिर दक्षिणी जिलों की मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जब बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। इसी कड़ी में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालीन चेतावनी जारी करते हुए बिहार के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जब वहीं पर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज जिले के 1 या फिर 2 स्थानों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पर बिहार के किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल और फिर पूर्णिया जैसे जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और फिर राहत दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर बिहार के अन्य कई जिलों जैसे कि दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सीतामढ़ी और मधुबनी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में तेज हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जहाँ साथ ही साथ बिजली गिरने और फिर मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं पर दक्षिण बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जमुई, लखीसराय और फिर बांका जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में खतरे का स्तर थोड़ा कम है, जब फिर भी विभाग ने यहाँ के नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। दोस्तों, बिहार में मुफ्त बिजली योजना के नियमों में सख्ती बरती गई है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता राहत योजना ने बिहार के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। लेकिन अब इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए साउथ और फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सख्त गाइडलाइंस लागू कर दिया है। एक ही परिसर में यदि पिता, भाई या फिर परिजनों के नाम से अलग अलग बिजली कनेक्शन लेने की कोशिश की गई तो फिर अब कोर्ट से निबंधित बंटवारानामा जमा करना अनिवार्य होगा। जब बिना वैध दस्तावेज के ऐसे सभी आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। वहीं पर कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा देना होगा। इसके बाद बिजली विभाग की टीम स्थल जांच करेगी, जिसमें दस्तावेजों और फिर परिसर की स्थिति की पुष्टि होगी। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 125 यूनिट की राशि अगले महीने क्रेडिट हो जाएगी। जिन उपभोक्ताओं पर बकाया बिल है उन्हें पहले बकाया चुकाना होगा, या तभी योजना का लाभ मिलेगा। जब बकाया बिल माफ़ी को लेकर के सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई बिजली चोरी करता है तो फिर उस पर जुर्माना और मुकदमा दोनों होगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हित में फैसला लेते हुए शिक्षकों के जिला हस्तांतरण को लेकर के शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश दे दिया है, जिसके तहत अंतर जिला हस्तांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प लिया जाएगा। इसके बाद इन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के हस्तांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला हस्तांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनमें 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर उन जिलों पर पड़ा जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार SIR का नतीजा बिल्कुल साफ है। 56 लाख नाम काटे गए हैं। सबसे ज्यादा नाम उन्हीं इलाकों से घटे हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और जहाँ के लोग आजीविका के लिए पलायन करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस प्रक्रिया से सबसे अधिक नुकसान समाज के उन
उन कमज़ोर तबकों को हो रहा है जिनके पास अपने मताधिकार के अलावा कोई और आवाज़ या फिर मंच नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार और फिर चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और फिर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया राजनीतिक बहस के केंद्र में है। सूत्रों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हट गया है तो फिर वह निर्धारित समय सीमा में दावा या फिर आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि जांच में दावा सही पाया गया तो फिर संबंधित व्यक्ति का नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। जब वहीं पर बिहार में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। दोस्तों, बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। जेल से बाहर आने के बाद छोटे सरकार ने एक बार फिर से मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बार उन्होंने जेडीयू से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है, लेकिन इस बीच चर्चा उनकी जबरदस्त दौलत और साम्राज्य की भी हो रही है। दरअसल पटना की बेऊर जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी राजद से मोकामा से विधायक हैं। अनंत सिंह 6 अगस्त 2025 को बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं। वहीं पर अनंत सिंह की संपत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह की कुल संपत्ति 68,58,795 रुपये थी। उन्होंने अपनी सालाना आय 8,86,000 घोषित की थी। अब सवाल है कि अनंत सिंह के पास क्या क्या है। तो 41 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक बैलेंस है, 4 करोड़ से अधिक के बॉन्ड और फिर शेयर है, 31 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के गहने हैं जो उनकी और फिर उनकी पत्नी के नाम है। वहीं पर अनंत सिंह के नाम एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जबकि उनकी पत्नी के नाम इनोवा, क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। हालांकि ये आंकड़े 5 साल पुराने हैं और फिर माना जा रहा है कि इस दौरान उनकी संपत्ति में और इजाफा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास पटना और फिर बहरियारपुर में 4 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि भूमि है। इसके अलावा उनके पास 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गैर कृषि ज़मीन भी है। जब पटना में उनके नाम पर 23 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग है, जबकि दिल्ली और फिर नदावन में उनके मकानों की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में TRE 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी BPSC को भेजी जा रही है, जिससे बिहार के छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। विशेष करके डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद जहां शिक्षा मंत्री ने बताया है कि TRE 4 के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती में लगभग 86 से 87% उम्मीदवार बिहार के निवासी होंगे। सरकार का उद्देश्य स्थानीय छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देना है। खास बात यह है कि बिहार के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति के अनुसार शिक्षा विभाग की सेवा शर्त नियमावली 2025 के तहत 40% पद विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने मैट्रिक और फिर इंटर बिहार से पास किया है। इसके अलावा अन्य आरक्षण मिलाकर के कुल 85% से अधिक पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। मोकामा के दबंग पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह और छोटे सरकार की बेऊर जेल से रिहाई ने सियासी फिजा को गरमा दिया है। 17 महीने के बाद बेल पर बाहर आए अनंत सिंह ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है, बल्कि खुल करके नीतीश कुमार के नेतृत्व की वकालत करते हुए चुनावी मंजर साफ कर दिया है। जेल से बाहर निकलते ही मीडिया से बातचीत करते हुए छोटे सरकार ने अपनी चिर परिचित अंदाज में कहा है कि अगर JDU मुझे टिकट देती है तो और तेजस्वी यादव मेरे सामने खड़े होते हैं तो उनकी जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि इस जन्म में तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से रहे, या अगला जन्म ले ले तभी शायद मुमकिन हो। अनंत सिंह यहीं पर नहीं रुके, रोजगार को लेकर के तेजस्वी के दावे पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 17 महीने में रोजगार पहले अपने बाबू मैया से तो दिलवा लेते, नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री इस बिहार में नहीं देखा। अनंत सिंह ने स्पष्ट रूप से दावा कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वे JDU के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता उनके साथ है। अनंत सिंह ने कहा है कि मैं मोकामा की मिट्टी से जुड़ा हूँ, चाहे यहाँ की जनता मेरे लिए जान दे सकती है। अब चुनाव लड़ूंगा और लड़ाई सीधे होगी तेजस्वी यादव से।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक लौते पुत्र निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री की मांग अब कुछ दिनों से सुस्ती के बाद एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। जब पहली बार नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। इससे पहले ऐसी मांग जेडीयू के कुछ विधायक और पदाधिकारी ही कर रहे थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशांत को पार्टी में लाने की सलाह नीतीश को दी थी। जब ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये गलत भी नहीं है। ये विषय पूरी तरीके से नीतीश कुमार और फिर निशांत कुमार की इच्छा पर निर्भर है। वह जिस क्षण चाहें एंट्री हो जाएगी। वहीं पर अशोक चौधरी का व्यक्तित्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पहले नीतीश कुमार के करीबी समझे जाने वाले किसी और मंत्री ने ऐसी मांग नहीं की थी। अन्य मंत्रियों से जब कभी ये प्रश्न पूछा गया तो जवाब मिला ये मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पर निर्भर है। किसी ने ये नहीं कहा था कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए। दोस्तों, आज 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जब वे आज सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुरोना धाम में भव्य मंदिर का शिलान्यास करेंगे। जहाँ इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बीच शाह के दौरे से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने केंद्र से बड़ी मांग कर दी है। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने रेलवे को पत्र लिखा है। दरअसल बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले के पुरोना धाम में सीता देवी के जन्म स्थान पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 882 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दे दी है। जहां पुरोना धाम को धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। वहीं पर अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर के पुरोना धाम में एक रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि चूंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण पहले से ही हो रहा है और पास से रेलवे लाइन गुजरती है, ऐसे में रेलवे स्टेशन का निर्माण श्रद्धालुओं और फिर पर्यटकों की सुविधा के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपने अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर देखे होंगे, लेकिन अभी हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वो किसी देवी देवता के मंदिर नहीं बल्कि भाई बहन की मंदिर। जी हाँ, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में मनाया जाता है, लेकिन बिहार के सिवान जिले के लोगों के लिए भाई बहन के इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसकी वजह है यहाँ एक भैया बहिनी मंदिर भी स्थित है। यह सिवान जिले में स्थित ये मंदिर यहाँ के लोगों के लिए इस पर्व के महत्व को और बढ़ा देता है। यह मंदिर महाराजगंज अनुमंडल के दारोंदा प्रखंड स्थित भीखाबांध गांव में है। रक्षाबंधन के मौके पर इस मंदिर में भारी भीड़ लगती है। इस मंदिर को भाई बहन के अटूट प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर किसी परंपरागत मंदिर जैसा नहीं है जहां पर भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हो। यहाँ केवल मिट्टी का एक पिंड और फिर विशाल वट वृक्ष है जिन्हें भाई बहन के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की मान्यता है कि बहनें रक्षाबंधन से एक दिन पहले यहाँ पर आकर के अपने भाइयों की लंबी उम्र, तरक्की और फिर सलामती के लिए पूजा करती है। इस दिन मंदिर परिसर में महिलाओं और फिर युवतियों की भारी भीड़ उमड़ती है जो पैरों को राखी बांध करके अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 17वीं शताब्दी में मुगल शासनकाल के दौरान एक भाई अपनी बहन को उसके ससुराल से विदा करा करके घर ले जा रहा था। रास्ते में भीखाबांध गांव के पास मुगल सैनिकों ने उनकी डोली को रोक लिया और बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। भाई ने अकेले उनका विरोध किया, लेकिन अधिकांश संख्या में होने के कारण वह मुगल सिपाहियों से मुकाबला नहीं कर सका। अंत में बहन ने भगवान से अपनी लाज की रक्षा की प्रार्थना की। यह कहते हैं कि उसी समय धरती फट गई और दोनों भाई बहन उसमें समा गए। जब कुछ समय बाद उसी स्थान पर 2 वट वृक्ष उग गए जो धीरे धीरे आपस में मिल गए। इन्हीं वृक्षों को आज लोग भाई बहन के रूप में पूजते हैं। जब बाद में लोगों ने इस जगह को मंदिर का रूप दे दिया, यहाँ पर मिट्टी का पिंड बना करके पूजा की जाने लगी। ये मंदिर बिहार का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर भाई बहन की पूजा एक साथ होती है। यहाँ पर आने वाली महिलाएं और फिर लड़कियाँ पैर पर राखी बांधती है और फिर पूजा करके अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि वह हर सुख दुख में उसका साथ देगा और उसकी रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहेगा।
लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कहा कि आप लोग सही आदमी को चुनकर के बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिससे सामाजिक न्याय मजबूत हो और बिहार में हत्या, लड़कियों के साथ गलत काम, लूट जैसी घटनाएं रुक सके। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि वैसे तो हम अभी राजद से अलग हैं, लेकिन आप लोग इस चुनाव में वैसे आदमी को वोट दें जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में काम करे, ताकि लोगों के प्रवासन पर रोक लग सके। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो फिर यहाँ के लोगों को दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हम अपने पिता को ही गुरु मानते हैं और फिर उनके विचार का अनुसरण करके उन्हीं के सामाजिक न्याय पर चल रहे हैं। हम अपने यहाँ पर प्रत्येक दिन जनता दरबार लगा करके जनता का कार्य करते हैं। आप लोग भी जनता से मिलकर के उनकी समस्या सुन करके निदान करें। उन्होंने कहा कि केवल भाषण देने से सामाजिक न्याय नहीं होता। दलित, गरीब, गुरबा आदि बीमार है तो फिर उसकी ज़िंदगी को बचाइए। जब वह जिंदा रहेगा तो फिर वोट देगा। कोई बीमार है तो उसको हमारे आवास पर लेकर के आइए, उसका इलाज कराएंगे। दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के भले ही अभी बातचीत जारी हो, लेकिन इससे पहले वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी बिहार के पूर्वी चंपारण सहित चंपारण के अधिकांश क्षेत्रों में उनके अपने उम्मीदवार उतारेंगी। जब ये बयान महागठबंधन से राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोलने जैसे समझा जा रहा है। वहीं पर मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी चंपारण क्षेत्र को अपने उम्मीदवारों के जरिए सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है और फिर इस इलाके के लोगों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीआईपी पार्टी इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगी और फिर पूरी चंपारण समेत अन्य हिस्सों में चुनाव लड़ेंगी। वहाँ पर मुकेश सहनी का ये बयान इस बात को लेकर के हैरान करने वाला है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर अब तक कोई भी ठोस समझौता नहीं हुआ है। हालांकि वीआईपी का ये बयान महागठबंधन के घटक दलों को चुनौती देने वाला प्रतीत हो रहा है, खासकर कि राजद और तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी के बयान ने साफ तौर पर इशारा किया है कि वे महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वीआईपी, जो कि अब तक महागठबंधन का हिस्सा रही है, अब अपने स्वतंत्र चुनावी अभियान की ओर बढ़ सकती है। ये भी माना जा रहा है कि मुकेश सहनी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने की वो कोशिशें चल रही है। इससे पहले मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव और फिर महागठबंधन के अन्य नेताओं से भी अपनी पार्टी को उचित सम्मान की मांग की थी, जो ये संकेत देता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के उनकी पार्टी का रुख अब और स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 करीब आ रहा है, वैसे वैसे जनता की पसंद और फिर नेताओं की बेचैनी दोनों बढ़ रही है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि जो नतीजे सोशल मीडिया पर पोल्स आए हैं वह किसी को भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए वन इंडिया हिंदी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोल चलाया, जिसमें सर्वे पूछा गया कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है। तो लोगों ने जो जवाब दिया वे चौंकाने वाले हैं। जहाँ पब्लिक ने नीतीश कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव को पसंद किया। जहाँ नीतीश कुमार को 23% लोग फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, वहीं तेजस्वी यादव को 42% लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर को 24% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। चिराग पासवान को 11% लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। यहाँ वन इंडिया हिंदी ने अपने फेसबुक पेज पर सवाल पूछा कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है। तो तेजस्वी यादव को 42%, प्रशांत किशोर को 24%, नीतीश कुमार को 23%, चिराग पासवान को 11% लोग ने पसंद किया है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर भी एसएससी ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025 के लिए सुनहरा अवसर बन करके सामने आया है। जी हाँ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC ने 3727 ऑफिस अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के अंतर्गत श्रम संसाधन, उत्पाद शुल्क, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, वन और पशुपालन जैसे कई अहम विभागों में नियुक्ति की जाएगी। जो आपको बता दूं कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। वहीं पर आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा नहीं की हुई है। वहीं पर अधिकतम आयु सीमा 37 साल होनी चाहिए। आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि 25 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का नाम प्रमुखता से उभर रहा है। हाल ही में भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने यह स्पष्ट किया है कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस पर पप्पू यादव ने भावुक होकर की राजनीति छोड़ने की बात कही। इस स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर वे एक बोझ बन गए हैं। वहीं पर पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। इसके बावजूद भी उन्हें पार्टी से स्पष्ट समर्थन नहीं मिल रहा है। वे खुद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थक मानते हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच का पुराना तनाव फिर से उभर आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कांग्रेस के बजाय राजद की बीमा भारती को टिकट दिया, जबकि पप्पू यादव ने वहां से निर्दलीय जीत हासिल की। पप्पू यादव बार बार खुद को यादव समाज का असली नेता बताते हैं, जो तेजस्वी के लिए एक सीधी चुनौती है। वहीं पर कांग्रेस की स्थिति भी जटिल है। वह महागठबंधन से संबंध नहीं तोड़ना चाहती है, लेकिन पप्पू यादव की लोकप्रियता का लाभ उठा करके राजद पर दबाव बनाना चाहती है। जो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पप्पू यादव का उपयोग सीट शेयरिंग में अधिक हिस्सेदारी पाने के लिए कर रही है, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं पर बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और फिर इस संदर्भ में पप्पू यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जब वे सीमांचल और फिर कोसी क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हैं, विशेषकर युवा और फिर पिछड़े वर्गों में। यदि कांग्रेस ने उन्हें नज़रअंदाज किया तो फिर वे एक नई पार्टी बना सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं पर फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए राजनीतिक संपत्ति है या फिर बोझ, लेकिन ये निश्चित है कि उनकी स्थिति और भूमिका बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पटना राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर भी शक जाहिर किया है। इससे पहले बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के भी सवाल किया था। इन सभी मामलों को लेकर के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि गलती कहाँ हुई है इसे साबित करे, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। जब कर्नाटक के एक चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के खत भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने का समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फिर फाइनल वोटर लिस्ट कब कांग्रेस के साथ साझा की गई थी। वहीं पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा कि वे रूल बी के तहत घोषणा शपथ पत्र भरें। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तेजस्वी यादव को ईपीआई मामले में चुनाव आयोग की ओर से मिले नोटिस को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ करके गलत नहीं किया होगा। गुरुवार को बातचीत करने के दौरान सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि आयोग चुनिंदा रूप से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने वोटर लिस्ट में उन्हें मृत घोषित बताया है, जो कि वर्तमान में जिंदा है। जब चुनाव आयोग को कौन नोटिस देगा, ये सवाल है। तेजस्वी यादव ने जानबूझ करके गलत नहीं बोला होगा, क्योंकि वे बिहार का भला चाहते हैं। वहीं पर पप्पू यादव ने मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिसमें 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग और 8 लाख डुप्लीकेट वोटर कार्ड का दावा किया है। साथ ही साथ सवाल किया है कि जिंदा वोटर को मृत दिखाने के लिए आयोग को कौन नोटिस भेज देगा। पप्पू यादव ने आयोग से बिहार के इस मामले पर इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों, जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने एक मुंगेर की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। छठ पूजा के बाद युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपए तक का रोजगार मिलेगा। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और फिर प्रखंडों में लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा अंतर्गत रेलवे इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने मोदी का चेहरा देख करके वोट दिया तो फिर चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। वहीं पर लालू यादव का चेहरा देख करके वोट दिया तो भैंस चराने वाला 30 साल से राजा बना हुआ है। यह नीतीश का चेहरा देख करके वोट दिया तो फिर वेद का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। वहीं पर इस बार उन्होंने कहा कि इस बार नेताओं का चेहरा देख करके वोट ना करे, चाहे लालू हो, नीतीश हो या फिर मोदी हो। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए
वोट करें। वहीं पर प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहा है कि बच्चों की चिंता करना लालू जी से सीखिए। वे अपने 9वीं फेल लड़के को सीएम बनाना चाहते हैं, बिहार की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। आपसे अच्छा तो लालू है जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं। उनसे सीख लेकर के आप भी अपने बच्चों की चिंता करें और फिर अपने बिहार के लिए सही मुखिया को चुनें। पर अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 3 साल से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है और सिकुड़ करके 15 इंच हो गया है। या शरीर पर सूती कपड़ा या फिर पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं है किया है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार बैठे हैं और फिर घर चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुंगेर की जनता से वादा किया है, बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा है कि छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार मिलेगा। बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा भी देंगे। प्रशांत किशोर ने मुंगेर की जनता से कहा है कि इस बार अपने बच्चों का चेहरा देकर के वोट दीजिए। इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। जहाँ छठ के बाद जमालपुर या फिर मुंगेर के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके नहीं जाना होगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुला करके उन्हें यही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और फिर महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन मज़ेदार और हैरान करने वाले वीडियो वायरल होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक 9वीं कक्षा का छात्र ताजमहल के बारे में पूछे गए सवाल का अजीब जवाब देता है। वीडियो में एक रिपोर्टर छात्र से ताजमहल के बारे में सवाल करता है, लेकिन छात्र का जवाब सुनकर के वहाँ मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए। ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और लोग इसे देख कर खूब मजे ले रहे हैं और छात्र का जवाब सुनकर के हंसने लगे हैं। दरअसल वीडियो में रिपोर्टर छात्र से पूछता है कि ताजमहल के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है। इस पर छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, बिहार और बिहार के लोग। ये सुनकर के रिपोर्टर भड़क जाता है और पूछता है कि 9वीं कक्षा में ये कौन सा सब्जेक्ट है। इतना ही नहीं, छात्र आगे कहता है कि ताजमहल दिल्ली में है। उसके इस गलत जवाब को सुनकर के वहाँ मौजूद बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। छात्र का आत्मविश्वास और गलत जवाब देकर के लोग हंसी नहीं रोक पाते हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग सख्त हो गई है। स्कूल के समय ट्यूशन पढ़ाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी हाँ, आपको बता दो कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। अब कोचिंग संस्थानों की जांच अभियान चलाई उसकी जांच की जाएगी। विद्यालय के समय में कोचिंग चलने वाले संस्थानों पर कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार DN ने बताया है कि जिले के शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना निबंधन और फिर विद्यालय के समय में कोचिंग और संस्थान का संचालन किया जा रहा है। ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों की जाँच के लिए अभियान चलाया जाएगा। जांच को लेकर के पदाधिकारियों की टीम का जल्द ही गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि मिली जानकारी के अनुसार जिले के शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग का संचालन हो रहा है। बिना निबंधन के संचालन करना कोचिंग अधिनियम के खिलाफ है। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए सेंटर संचालकों पर कानूनी सुरक्षा और फिर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी छात्राओं की संख्या के आधार पर होने के अलावा स्वच्छता और फिर शौचालय की सुविधा, रोशनी, वेंटिलेशन जरूरी है। वहाँ पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वालों की योग्यता और अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा और सुविधा को लेकर के CCTV, अलार्म, आपातकालीन निकास जैसी सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग सेंटर में बैठने, पीने का पानी, शौचालय आदि होना चाहिए। दोस्तों, फ्री बिजली लेने वालों के लिए शामत आ गई है। जी हाँ, उन पर मुसीबत आ रही है। दरअसल 62 यूनिट बिजली खपत होने पर 210 रुपये का बिल आ गया है। दरअसल बात है कि मामला बिहार के औरंगाबाद का है।
जी हाँ, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 125 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल नहीं लगेगा। इससे संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक अगर किसी विद्युत उपभोक्ता की 1 महीने का बिजली खपत 125 यूनिट तक है तो फिर उसका बिजली बिल शून्य हो रहेगा। किसी तरह की कोई भी राशि विभाग को संबंधित उपभोक्ता को नहीं देनी है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। जहाँ आपको बता दें कि मामला औरंगाबाद प्रखंड की शमशेर नगर निवासी सुरेश पांडे के पुत्र दिलीप कुमार को विभाग ने 15 अगस्त तक 210 रुपये भुगतान करने का बिल दिया, जबकि खुद ही खपत मात्र 62 यूनिट बताया जा रहा है। ये बिल जुलाई 2025 के लिए है। यह बिल पर लाल मोटे अक्षर में लिखा है निःशुल्क यूनिट 0 और फिर अनुदानित यूनिट 62। इसके बाद बिल बनाया गया है जिसमें 15 अगस्त तक संबंधित उपभोक्ता को 210 रुपये भुगतान करना है। अब सवाल है कि जब 62 यूनिट ही खर्च हुआ है तो फिर 210 रुपये का बिल कैसे जारी हो गए। इस पत्र पर विभाग द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक में सर्वाधिक 68 यूनिट अगस्त 2024 में खपत हुआ था। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता मुख्तार आलम ने बताया है कि 125 यूनिट तक बिजली विपत्र शून्य रहेगा। इसके अलावा बताया है कि ये तकनीकी भूल हो सकती है। विद्युत विपत्र ऑटो जनरेट होता है और फिर इसमें गलती की संभावना बनी रहती है। इस तरह के बिलों में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी अकबरनगर, नाथनगर, सबौर के निचले हिस्से में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जब पानी का दबाव सबौर में इंग्लिश ब्रह्मस्थान के पास NH80 के डायवर्सन पर बरकरार है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से गुजर रही है। बाढ़ का पानी कुरपट और बाकी कई सारे इलाके में फैल रहा है। वहीं पर भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी पानी बढ़ रहा है। जयतलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन समेत कई अधिकारियों के फ्लैट तक पानी आ गया है। जहाँ आदमपुर मोहल्ले के निचले भाग में भी पानी भर रहा है। CMS स्कूल का प्रांगण भी डूब गया है।